यासिर साहब, आप ही से आगाज कर लेते हैं। कल की जो जीत है T20 की शिकस्त को भुलाकर इस जीत को अगर देखा जाए, ओवरऑल टीम कंट्रीब्यूशन हमें नजर आई, डट कर खेले लड़के। तैयारी मेरे ख्याल जो अफ्रीकन थे वो फास्ट बॉलर्स की करके आए हुए थे, शाहीन की, नसीम की, लेकिन जो पेपर में आगा सलमान आ गए, साइम अयूब आ गए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को मेरा सलाम। और बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, एक्सपेक्टेशन यही होती है कि आपके सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो जो स्पेशली जो स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं, जिस तरह शाहीन और नसीम पास में आपके लिए अर्ली ऑन विकेट्स लेकर देते थे, मगर थोड़ा सा वो ऑफ कलर हैं और इसकी बड़ी वजूहत हैं। आप लोग भी डिस्कस करते हैं, हम लोग भी अक्सर बात कर रहे होते हैं क्या रीजन है कि हमारे जो प्रीमियम प्लेयर्स हैं वो बुलंदियों पर क्यों नहीं जा रहे, बल्कि एक जगह रुक जाते हैं। रुकने के बजाय वो नीचे आ चुके हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें, सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कल की और जो उन्होंने 4 विकेटें ली, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट लिया था 70 फॉर नो लॉस और देन 88 फॉर 4, मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट स्पेल था सलमान का। ऑब्वियसली नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर मैं ये समझता हूँ कि एज अ क्रिकेटर में थोड़ा सा उनके बैट्समैनों ने उनकी जो लेंथ थी वो गलत रीड की, क्योंकि आप चारों प्लेयर्स अगर उनकी आप देखें, वो आप जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनके लिए रिकल्टन जो बैटिंग करने आए, वो भी अगले बॉल को पीछे जाके खेलने के लिए गए, जिसकी वजह से वो इनसाइड एज हुआ। बाकी जो प्लेयर्स है वो भी अगर क्लोजली आप लोग उसको देखें उस डिसमिसल्स को, तो यही लग रहा था कि उन्होंने पिक नहीं किया। मगर हमें क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से सलमान ने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आप देखें विद इन 10 ओवर्स आके उन्होंने बॉलिंग की, और उसका क्रेडिट इक्वली आपको रिजवान को भी देना चाहिए कि जो आपने अंडरस्टैंड किया। जो पास में हमने देखा कि एक स्टीरियोटाइप कैप्टेंसी होती थी कि जी इन्हीं लड़कों ने बॉलिंग करनी, आपके मेन बॉलर्स है 5-5 ओवर या 6-6 ओवर, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा क्रेडिट रिजवान को भी देना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने जल्दी रियलाइज किया कि यहाँ पे स्पिनर्स का काम ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने तमाम ही बॉलर सैम को भी इवन बॉलिंग करवाई। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग भी थी, माइंड सेट भी था और कप्तानी भी थी। बिल्कुल। अच्छा यासिर भी, आपने चलें अब बात करी दी उसकी, रिजवान की कप्तानी की, तो हमने कहीं देखा ओडीआई में अच्छा है, हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी देखा कि बड़ी अच्छी कप्तानी की, समझ आया। आज भी देखा और कल हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने यूज किया, आगा सलमान को सिचुएशन को रीड किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बॉलर लगा दिया, चेंज कर दिया, वो रिवायत तोड़ दी कि जनाब पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा, ऐसे नहीं होगा सिचुएशन का। T20 में क्या हो जाता है, आप भी कोचिंग कर चुके हैं, T20 में अब जो कप्तानी की अगर बात की जाए, वो समझ नहीं आता कि 20वां ओवर कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेट हो जाता है। 20वां ओवर कभी हम स्पिनर से करवा रहे होते हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो है उनको ऊपर पहले ही करवा के फ्री कर देते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट फॉर्मेट में कप्तानी मुश्किल हो जाती है। देखिए, कप्तानी बिल्कुल उसमें आपके एक तो सबसे पहले आपने देखना होता है आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास किस क्वालिटी के किस किस्म के आपके पास प्लेयर हैं। मगर ये बिल्कुल आपने सही कहा कि गलती है। 2021 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला था, मेरे ख्याल से वहां गलती हुई, फिर अभी रिसेंट में आपने देखा ये गलती हुई। गलती तो ऑब्वियसली हर बंदा कर देता है, मगर ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो मैं इसको ये कहूंगा कि कुछ प्लेयर जो हैं आपके T20 में मिसफिट हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आपके कप्तान और वाइस कप्तान हैं वो दोनों T20 की आपने बात की पर्टिकुलरली, तो वो दोनों उसमें मिसफिट होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इस चीज को बेहतर करना पड़ेगा कि आपको एक तो ऐसा प्लेयर और ऐसा कप्तान वहां पे रखना पड़ेगा कि जिसकी अपनी टीम में जगह हो और उसमें ये एबिलिटी हो कि वो गेम को अच्छे तरीके से लीड कर सके। और क्योंकि उसमें आप देखिए टाइम बहुत कम होता है, 50 ओवर में आपके पास टाइम होता है, फिर आपके पास ब्रेक्स होती हैं, फिर आपके पास बाहर से मैसेजेस आ जाते हैं। ये नहीं कि T20 में मैसेज नहीं आ सकता, वहां पे भी मैसेज आ सकता है। तो मैं समझता हूं कि जब किसी की भी कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस खुद ना हो, टीम में कंट्रीब्यूट ना करो, तो उसमें से ये गलतियां, इस तरह के ब्लंडर्स हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे रीथिंक करे और अपने जो डिसीजन उन्होंने लिया है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा इन प्लेयर्स को, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डिसीजन हुआ, क्योंकि वो प्लेयर खुद उस फॉर्मेट में फिट नहीं आते और जिसकी वजह से उन पर प्रेशर पड़ता है और इस तरह के वो गलत डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल जी साहब। अच्छा यासिर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। आपने रिसोर्सेज की बात की पाकिस्तान के हवाले से, मैं ये पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर ये पॉलिसी चल रही है कि एक प्लेयर जो परफॉर्म करके आता है ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर, हम चाहते हैं कि वो T20 क्रिकेट के अंदर भी आकर हमें परफॉर्म करके दे। आगा सलमान का आपने नाम लिया, आगा सलमान जो है वो अपनी ओडीआई परफॉर्मेंस की बुनियाद पर T20 टीम में सेलेक्ट हुए, तो क्या सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया आपको समझ में आता है कि जो प्लेयर टेस्ट और ओडीआई में अच्छा परफॉर्म करे उसको T20 में भी खेलना चाहिए? और आपने ये बात की कि सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान दोनों जो हैं वो मिसफिट हैं T20 क्रिकेट में, तो पाकिस्तानी क्रिकेट के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर भी, पाकिस्तान क्रिकेट के फर्स्ट क्लास के ऊपर
टीम के अंदर चल रहा है उसके ऊपर भी आप नज़र रखते होंगे। तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं आपके नज़र में जो इस गैप को फिल कर सकते हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा कप्तान भी और एक अच्छा ओपनर भी हम ला सकते हैं T20 क्रिकेट में? 2-4 प्लेयर्स के अगर आप नाम लेकर पॉइंट आउट कर दें तो ये फ़ायदेमंद साबित होगा सुनने वालों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। उसमें यह है कि एक तो हम गलती करते हैं जब मेक शिफ्ट प्लेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, वन आउट ओकेजन पे तो आपको ठीक होता है, जिस तरह आप पास में अगर आप देखें कि अजहर अली भी लेग स्पिनर आए थे, तो वो एक ऐसे बैट्समैन के तौर पे, ओपनर के तौर पे नजर आए और उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो जब आप मेक शिफ्ट किसी भी प्लेयर को बनाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में आती हैं। आपको बाबर का भी ये देखिए, आपने अगर वो 1 डाउन या 2 डाउन खेलते थे, चौथे नंबर पे खेलते थे, तो आपने उनको ओपन करा दिया। फॉर द टाइम बिंग आपको अच्छा लगता है, मगर लेटर आपको लॉन्गर टर्म में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। सिमिलरली आप रिजवान की भी बात करें, आप एक ऐसे प्लेयर को फिट इन करने के लिए आपने उसको ओपन करा दी, कुछ अरसे तो आपको अच्छा भी लगा, आपको विक्ट्रीज भी मिली, मगर लॉन्ग टर्म में आपका ये हुआ कि आपका मिडल ऑर्डर तैयार नहीं हुआ, आपके बाकी प्लेयर्स आपके बनकर सामने नहीं आए। तो ये एक थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि आपने भी यही सही बात की कि जो बंदा डोमेस्टिक में, अभी कामरान गुलाम अगर 4 नंबर पे डोमेस्टिक में खेलता है तो उसको एटलीस्ट वनडे में 5वें या उससे लेट नहीं मतलब भेजा गया ना, 5वें नंबर पे भेजा गया। तो अगर उसका चौथा नंबर अगर में परफॉर्म करता है, ठीक है, थोड़ी बहुत टीम की बेहतरी के लिए या सिचुएशन को देखते हुए कभी कभी आपकी टीम में जगह नहीं बन रही थी तो आप कुछ सीरीज के लिए, कुछ के लिए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मगर आप लॉन्गर टर्म के लिए ये हल नहीं होता, क्योंकि लड़के का अपना कॉन्फिडेंस आपको देखना पड़ता है कि वो किस हद तक मुतासिर हो सकता है उस चीज से। कि अक्सर आपने देखा होगा कि टीवी पे जितने भी हमारे प्लेयर्स, फखर से भी जब बात होती है उनके नंबर पे, वो भी गिला शिकवा करते हुए नजर आते हैं। इफ्तिखार हमेशा वो तो अपने आप को टेलेंडर तक अपने आप को ले गए हैं कि मैं तो टेलेंडर हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपको ये डिसीजंस करने से पहले प्लेयर्स की भी राय ले लेनी चाहिए, बजाय कि आप एक हार्ड एंड फास्ट रूल के तहत टीम को चलाएं। आपको प्लेयर्स की जो है वो उनसे बात करनी चाहिए कि आप खुद कंफर्टेबल हैं, तो अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको रेस्ट करा दें। यासिर भी एक दफा प्लेयर की राय ली थी और उन्होंने कहा था कि आई एम अ प्रॉपर ऑलराउंडर, और कल हमने देख लिया है कि जो प्रॉपर ऑलराउंडर ने कारनामा सर अंजाम दिया है ना, वहां पे एक दफा हाथ खड़े करवा दिए थे सबके उन्होंने। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम। ये यही है ना शादाब, ये आपके पास शादाब की एग्जांपल भी है, बल्कि अभी डोमेस्टिक मैच चल रहा है तो आप शादाब कप्तान हो कि आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं और फिर आप आउट भी होके जा रहे हैं। तो आपका जो काम है, जो आप लेग स्पिन करते हैं, आपकी फील्डिंग अच्छी है, लेटर एंड में आके आप 3-4 ओवर में अच्छी हिटिंग करते हैं, आप बजाय कि उस चीज को बेहतर करें, उन चीजों को बेहतर करें और टीम में जगह बनाएं और आप अपने आप को खुद प्रमोट करके कि बैट्समैन का हक मारते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें फिर वहां पे कोचेज जो मेंटोर बैठे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी फिर आपने कुछ नाम गिनाए, मुझे देखिए बहुत अक्सर मैं हैरान होता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है। मैं खुद अभी डोमेस्टिक आज का भी मैच देखा, पुराने मैचेस और वनडे का, सारे में मैचेस यहाँ इंग्लैंड में होता हूँ, मगर मैं सब देखता हूँ और मुझे टैलेंट को देख के बड़ी खुशी होती है। एट द सेम टाइम मुझे उतनी प्रॉब्लम और गुस्सा आता है कि जब ये लोग, उनके साथ जो डीलिंग होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या फिर वो जो कोचिंग स्टाफ की उनके साथ होती है, फिर मेरे से लोग अक्सर बात भी कर रहे होते हैं, जो रीहैब का इशू, जो लड़कों की फिटनेस का इशू होता है। हर लड़का यहाँ पर इलाज के लिए आता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सुफियान मुकीम की बात भी मैंने 3-4 दिन पहले एक शो था, मैंने वहां पे भी बात की, और बाकी भी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि लड़के जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के रवैये से खुश नहीं होते। आपने कुछ नामों की बात की, मुझे देखें अरफात मिन्हास हैं, सुफियान मुकीम है, कासिम अकरम एक अच्छे हैं, जहादात एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं, बहुत सारे ऐसे। इवन आपके पास जो उमैर बिन यूसुफ हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और सबसे अच्छी जो बात, अभी आगे जाके आप भी बात करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि सैम अयूब इतना टैलेंटेड प्लेयर इतने अरसे बाद आपको मिला है, मैं हैरान होता हूँ, लोग अभी भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। एक ऐसा प्लेयर के जो ग्रास रूट जूनियर लेवल से आया और अभी भी देखें उसके फेवर में यह है कि वो 22 साल लड़का के जो तीनों फॉर्मेट में फिट इन होता है। तो ऐसे प्लेयर को आपको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, जिसमें कहते हैं ना हैंडल विद केयर। ये आपको ऐसे वंडर्स फ्यूचर में कर सकता है और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। प्रॉब्लम का आती है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोचेस के हाथ में हमारे लड़के जाते हैं, वहां पे जाके ये इनका मेंटल, टेक्निकल, स्किल लेवल सारा दरम भरम कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह